तो पहले वीडियो में बच्चों सारे के सारे रोटेशन मोशन के क्वेश्चंस थे, सॉरी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन थे। इस वीडियो में आपके सारे के सारे रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए नज़र डालते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो सामने। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। ये कुछ अभी सिंपल और इजी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर ही लेना, राइट, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इजी क्वेश्चंस है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके आ जाएंगे या तो 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। तो देख लेना आप। क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब देखो यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका मास आपका देके रखा हुआ है 10 kg और इसका जो रेडियस है वो रेडियस देके रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का को कन्वर्ट करोगे अगर आप मीटर में तो 60 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मीटर हो जाएगा। तो रेडियस इतना है, मास इतना है। आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और ये डिस्क है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है हाफ mr²। डिस्क दिया है ना, हाँ। तो बस वैल्यूज जानना है, आपको आंसर मिल जाएगा। हाफ, m का वैल्यू आप डालोगे 10, r का वैल्यू 0.6, 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो i का वैल्यू आपका आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36। सो दैट इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1.8 kg मीटर स्क्वायर। आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। अच्छा, उसके डायमीटर के एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जो डिस्क है उसका अबाउट डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अगर आप देखोगे थियरी में तो अबाउट डायमीटर डिस्क के लिए 1/4 mr² था। और अगर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा लिस्ट भी मिलके रखा हुआ है, पूरा का पूरा लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। डिस्क का अबाउट डायमीटर जो होगा वो 1/4 mr² होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। m का वैल्यू वही जो पहले सेम है, 10 kg है 10, और r का वैल्यू देखो, r का वैल्यू यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर हो जाएगा। तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है। 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 3.6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 तो ये 0.9 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है वो kg मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। सेम क्वेश्चन है, बस अब रिंग आ चुका है। ऑफ मास 20 kg, तो इस बार आपका रिंग है मास 20 kg, रेडियस 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर मतलब होता है 0.5 मीटर, आधा मीटर हो गया। कन्वर्ट करोगे तो 0.5 इंटू 10⁻² मीटर, सॉरी 50 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। और क्या बोला गया है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब ये वाला। और इस बार ये रिंग है, रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सेंट्रल, इसको सेंट्रल एक्सिस बोलेंगे, वो होता है mr²। रिंग का mr² होता है इस एक्सिस के अबाउट, और डिस्क का mr²/2 यानी कि हाफ mr² होता है। तो बस mr² करना है। m का वैल्यू 20 है, r का वैल्यू 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं 0.5 को 1/2 लिख देता हूँ, 1/2 का स्क्वायर कर दो तो r का वैल्यू 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मतलब 1/2 होता है ना, 1/4 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी 4 5 है 20। यार यहाँ पे 2.5 देके रखा हुआ है, 2.5 में घपला है। रिंग है ना, mr² होगा तो मास 20 kg है और r का वैल्यू 50 सेंटीमीटर दिया मतलब 0.5 है। वैसे भी करोगे तो 0.25 हो जाएगा, और 0.25 मतलब 2.5 इंटू 2, नहीं ये आ जाएगा 5 kg मीटर स्क्वायर आएगा। इसमें गड़बड़ देके रखा हुआ है मेरे हिसाब से। आर क्यों लिख रहा हूँ मैं यार, आई लिखना है।
तो आई का वैल्यू आपका 5 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा. दिस हैज टू बी 5 kg मीटर स्क्वायर, नॉट 2.5. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर. अब देखो, रिंग के डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें हम लोग रिंग के केस में, तो फिर ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² हो जाता है. तो अगेन आर का वैल्यू आप देखोगे तो 50 सेंटीमीटर है. तो अभी उन्होंने देखा था 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर होता है, क्योंकि 50 इंटू 10⁻² मीटर कर दो इसको. तो हाफ mr² में 1/2, m का वैल्यू 20 kg, r का वैल्यू 50 हो जाएगा. तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर जो होता है ये 10 हो जाएगा. 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा. तो ये 2.5 आ जाएगा. 2.5 kg मीटर स्क्वायर. यहाँ पे भी गलत कैलकुलेट किया गया, लिखा गया. दिस विल बी 0.25 नॉट 1.25. 0.25 सॉरी 2.5 सॉरी हटाओ स्क्वायर. आंसर 2.5 kg मीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड. आपको बस देखना है कि कौन से एक्सिस के अबाउट बोला गया है. अगर सपोज करो आपका डायमीटर के अबाउट बोला गया है या फिर आपको परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट बोला गया है. बाकी टेंजेंट वगैरह के अबाउट मुझे लग रहा है तो आप देख लेना एक बार, जो पूरा लिस्ट है ना, आप उसका आप जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिस्ट देके रखा है लास्ट में आपके हैंड रिटन नोट्स में, तो उसमें जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है जिस भी एक्सिस के अबाउट, वो आप एक बार फॉर्मूला याद रख लेना. इन केस अगर उन्होंने एक्सिस बदल दिया तो बस फॉर्मूला बेस्ड होगा, आपको उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डायमीटर और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम में पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. तो मैंने आपको लिख के दे दिया, इसको आप सॉल्व कर लेना. बाकी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो बाकी एक्सिस के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद रख लेना. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ क्या दिया हुआ देखो, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 25 kg. अब ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 25 kg. इसका मास 25 kg है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है. तो अगर डायमीटर इसका 50 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस इसका आधा हो जाएगा. रेडियस जो होगा वो d/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा. सॉरी, 50 सेंटीमीटर का आधा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा. और 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे इंटू 10⁻² मीटर से, तो ये 0.25 मीटर हो जाएगा. चलो, रेडियस आ गया. और आगे क्या? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. तो सेंटर से अगर एक्सिस पास होगा तो ये इस एक्सिस के अबाउट की बात कर रहा है. स्फीयर के इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr². अगर सॉलिड स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 होता है. तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है. r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.25 दिया हुआ है. तो 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इंटू 0.25 कर दो. तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और कितना आ जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25. तो ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 25 625 होता है. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 0 है, तो 0.0625 हो जाएगा. 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.625 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका. ठीक है, और क्या पूछा? अच्छा, और भी पूछा है क्या? रुको. हाँ ठीक है, ये तो मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया. अब आगे क्या पूछा है? इफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 2 रेडियन पर सेकेंड टू 5 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द टॉर्क अप्लाइड. अच्छा, टॉर्क भी पूछा गया है. तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है? मान लो ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा नॉट 2 रेडियन पर सेकेंड बोल रहा है. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना बोल रहा है? 5 रेडियन पर सेकेंड बोल रहा है. टाइम कितना लिया है यहाँ पे? टाइम लिया है आपका 5 सेकेंड का. तो आपको बोला टॉर्क कितना लगेगा. देखो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है. तो भाई आई तो हमारे पास है ही, अल्फा यहाँ से मिल जाएगा, बस मिल गया टॉर्क. तो इसके लिए आप काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो. पहला वाला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी.
ओमेगा का वैल्यू 5 है, ओमेगा नॉट का वैल्यू 2 है, प्लस अल्फा इंटू 5 है, तो यहाँ से 5 अल्फा विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। 2 को यहाँ ले आओ तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। 5 अल्फा विल बी इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। 3/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया अल्फा। अब हम लोग को पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो टॉर्क मिल जाएगा। आई का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 0.625 है, 0.625, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से आप ले लो 3/5 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो 6, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 12, 13, और 3 1 ज़ा 3 4, तो 0.435 आ रहा है। यहाँ पे 375 क्यों आ रहा है यार? कैलकुलेशन में गलत किया क्या मैंने? तो गोया मेरा कैलकुलेशन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है 0.375। भगवान जाने कौन सा कैलकुलेशन किया मैंने लेकिन भाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का देख लेना यार, जल्दी जल्दी मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है, पर ठीक है, आपको एग्जाम देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो यूनिट होता है, वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? 5 0.5 1 ज़ा 5, अच्छा 5 यार, इधर मैंने 2 गड़बड़ कर दिया। हाँ हाँ ठीक है 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, सॉरी अभी भी ठीक है कि गड़बड़ है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 25 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 3 6 7, 3 1 ज़ा 3, हाँ बराबर गलत, वहाँ मैंने बस पहले स्टेप में मिस्टेक कर दिया था। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक मेटालिक रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg, कुछ दिया नहीं है तो इसका सेंट्रल एक्सिस होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg है, कितना है? 1 kg मीटर स्क्वायर। इसका मास m और रेडियस r लग के रखते हैं, तो इसका मतलब I का वैल्यू क्या होता है? mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के केस में क्या होता है इस एक्सिस के अबाउट? mr²। तो mr² का वैल्यू 1 kg मीटर स्क्वायर है, ये मान के चलो, 1 मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज मोल्टन एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लेते हैं। I1 मतलब रिंग, ये आपका रिंग है I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 1 हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr² होता है, mr² 1 हो गया। इट इज molten and remolded into a thin uniform disk of the same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? अब यहाँ पे देखो, इसको मोल्ड किया गया, पिघला दिया गया, पिघला देने के बाद इसका डिस्क बनाया गया। क्या बनाया गया? डिस्क। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका सेम रेडियस है, इस डिस्क का भी जो रेडियस होगा वो सेम होगा। और जाहिर सी बात है कि इसको मतलब इसके रूप में लाया गया, मतलब पिघलाया गया, तो पिघलाने के टाइम पे इसका मास तो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ नहीं होगा, तो जो मास पहले था वो मास इस बार भी है, तो मास और रेडियस सेम है, पर इस बार ये डिस्क है, याद रखना। और अब क्या बोला गया? हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोट, अच्छा इसमें गड़बड़ है, हमने गड़बड़ कर दिया, सॉरी बच्चों, फिर से सारे क्वेश्चन पे वापस से आते हैं हम लोग। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही गलत ले लिया यहाँ पे। पहले केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसको फिर से करते हैं हम लोग, वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg, अगेन रिंग है आपका, मास 1 kg, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, सॉरी रिंग के केस में इसके डायमीटर के अबाउट, ये जो आपका रिंग है इसके डायमीटर के अबाउट इसे घुमाया जा रहा है, तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग के केस में हम जानते हैं mr²/2 होता है, अभी हम लोगों ने किया था 1/2 mr² होता है, नॉट mr²। अबाउट डायमीटर घुमाया जा रहा है, अबाउट सेंट्रल एक्सिस नहीं घुमाया जा रहा है। और ये I1 का वैल्यू उन्होंने देके रखा हुआ है 1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हाफ mr² का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ mr² का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया रिंग की बात। अब आते हैं डिस्क पे। अब बोला ये गया कि इसी को पिघलाकर
एक डिस्क बना दिया गया। अब डिस्क है इसका मतलब भरा हुआ है, ना तो इसका मास चेंज होगा और ना ही इन्होंने बोला है कि रेडियस चेंज किया है, सेम रेडियस रखा हुआ है। मास और रेडियस दोनों का सेम रखा हुआ है। पर इसे अब इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, है ना, इसके खुद के एक्सिस, खुद का एक्सिस बोला तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है। तो आप बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब देखो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I2 मान लूं इस एक्सिस के अबाउट, तो हमें पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट हाफ mr² होता है, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट, और हाफ mr² का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी 1 kg/m² ही रहेगा। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। से देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अ फ्लाई व्हील इज मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू एफिशिएंटली स्टोर रोटेशन एनर्जी। देखो अगर कहीं फ्लाई व्हील अगर देखोगे तो एक बहुत बड़ा सा चक्का रहता है, मतलब आप इसको डिस्क मान सकते हो। फ्लाई व्हील इज नथिंग बट अ डिस्क, इसको डिस्क माना जा सकता है। अगर इसको आप घुमाते हो और ये अगर ये घूमता है तो इसका मतलब इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वही बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होता है। फ्लाई व्हील की बात कर रहा है वो, फ्लाई व्हील को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिफॉर्म 20 kg डिस्क ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फ्लाई व्हील का डिस्क्रिप्शन है कि जो फ्लाई व्हील है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, ये एक डिस्क है और इस डिस्क का जो रेडियस है वो डायमीटर दिया हुआ है ना डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 25 × 10⁻² मीटर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये आपका रेडियस हो जाएगा। उसके अलावा मास देके रखा हुआ है, मास 20 kg है इसका मास 20 kg है, तो चलो 20 kg लिख दिया। अब और क्या, एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब सेंट्रल एक्सिस जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो रहा हो, उसको हम लोग ओन एक्सिस, इसका खुद का एक्सिस बोलते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 rpm। अगर ये 1200 rpm पे रोटेट हो रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसकी हमको काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। ये पहला पार्ट का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद भी देखो दूसरा पार्ट है कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1200 rpm। rpm से अगर आप rps या फिर हर्ट्स में कन्वर्ट करते हो SI यूनिट, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है, ये आप जानते हो। तो ये आई थिंक कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्स हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पता है तो आपको ओमेगा भी पता चल जाएगा। हमको ओमेगा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ½ I⍵²। तो ओमेगा की जरूरत पड़ेगी हमें, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn। आपको n पता है तो इसका मतलब ओमेगा पता है, t पता है, तो ओमेगा का वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू तो 40 पाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ मैं, ओमेगा n, ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। चलो अब इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ I⍵²। अब क्योंकि ये डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क का, वो ½ I⍵² होता है, ½ I⍵², ½ mr², और साथ में आपका ω² तो है। अब आपको बस वैल्यूज डालना है, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। मास का वैल्यू 20 kg है जहाँ पे आप देख रहे हो, और रेडियस इसका जो है वो 0.25 मीटर है। तो ये 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट 40, तो 40 × 40 × π² हो जाएगा, है ना। 40 का स्क्वायर है 40 पाई का स्क्वायर। अब इन्होंने 40 π² का वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोला। देखो यूज π² इज इक्वल टू 10। तो यहां अगर आप देखोगे तो 4 1s 4 5s, दैट इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 × 25 625 होता है। तो ये 0.0625 हो जाएगा, है ना, 25 का स्क्वायर। बाद में 40 × 40 4 4s 1600, और इंटू क्योंकि π² 10 है तो 10। अब देखो
1 2 3, तो 1 2 3 62.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 62.5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 16। इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे सिंपल है, इसमें लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है बस, कुछ टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं। 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 विल गिव यू 5000, और यहाँ पे आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 5000 जूल मिल गई। ये रही आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन इफ इट इज रोटेटेड, ये पता नहीं इज क्या लिखा हुआ है, इन केस होगा शायद ये, इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट अ टेंजेंट अबाउट, टेंजेंट अबाउट भी 2 बार टाइप हो गया, इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अच्छा, रोटेटेड अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, तो हमको पहले समझना होगा कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो मान लो आपका ये है डिस्क, सॉरी मान लो आपका ये है डिस्क, ठीक है, और टेंजेंट अबाउट इन इट्स प्लेन बोला गया है, मतलब टेंजेंट तो मतलब जो इसके एंड से पास हो रहा हो, एक इसका जो आपका सरकमफेरेंस है या पेरिफेरी है, उसके एक पॉइंट से जो लाइन पास होगा वो टेंजेंट होगा, और टेंजेंट इसके प्लेन में होना चाहिए। तो आप ये समझो कि ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है अभी फिलहाल, ये इसका सेंट्रल एक्सिस हो गया। अगर मैं इसे ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से ऐसे देखूँ मैं, तो ऊपर से मुझे ये पूरा सर्कल ऐसे दिखेगा, ये रहा आपका सर्कल, ये है आपका डिस्क, है ना, और इस डिस्क का ये जो एक्सिस है वो ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से ये ऐसे पास हो रहा है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए बताओ, हमें इस प्लेन के टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, प्लेन में टेंजेंट होना चाहिए। देखो एक टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है ऐसे, पर ये वाला केस नहीं है, क्योंकि फिर ये टेंजेंट जो है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया ना, हमें डिस्क के प्लेन में ही चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लेन में जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट के अलोंग चाहिए। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अब ये एक्चुअली क्या है, अबाउट डायमीटर है, अबाउट डायमीटर। तो अगर अबाउट डायमीटर है तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है। देखो एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना कि अबाउट डायमीटर को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से पहले प्रूव किया है और फिर सॉल्व किया है, पर एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, ऑलरेडी उन्होंने लिस्ट देके रखा हुआ है, तो लिस्ट से आप निकाल सकते हो। तो अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr², ठीक है, डिस्क के लिए 1/4 mr² होता है और रिंग के लिए 1/2 mr² होता है अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का थियरी पढ़ रहे थे, तो उस समय आपको निकाल के दिखाया था कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है, 1/4 mr²। अब इसको मैं ID के बजाय नीचे में IC लिख देता हूं, इसी को मैं लिख दे रहा हूं IC। IC क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका ये जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसको मैं IC लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो चाहे अबाउट डायमीटर हो, चाहे इसको भी मैं IC लिख सकता हूँ। IC क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी सेंटर से पास हो रहा है, तो ये सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है, तो इसको मैंने IC लिख दिया, ID के बजाय IC लिख दिया, कितना 1/4 mr²। और ये तुम्हारा अबाउट टेंजेंट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान के चलते हैं। अब मुझे I चाहिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो h होगा वो r के इक्वल होगा। अब यहाँ पे तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो, तो भाई बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इस एक्सिस के अबाउट I विल बी इक्वल टू IC प्लस mh², यही तो है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IC का वैल्यू क्या है, IC का वैल्यू 1/4 mr² दिख रहा है आपको, 1/4 mr², और प्लस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, r है, तो r² हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/4 mr² होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1/4 mr² प्लस mr², तो 4 + 1 5 हो जाएगा, यस 5/4 mr²। अब बस आपको वैल्यू डालना है और क्या। अच्छा, इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, ऑलरेडी आपने क्या करके रखा हुआ है,
आई का वैल्यू नहीं, ठीक है, आई का वैल्यू मैंने निकाला ही नहीं है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 5/4 एम का वैल्यू 20 kg है और आर का वैल्यू हमने देखा था 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर 0.25 मीटर है। इसको सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा आंसर। और देखो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 1 4 5 हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इंटू 0.25, यही आपका आंसर दे देगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0625 आ जाएगा। 0.25 इंटू 0.25 और मल्टीप्लाइड बाय फिर 25 करोगे तो आपको 1.5625 आ जाएगा। 1.5625 kg मीटर स्क्वायर, यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस टेंजेंट के अबाउट, जो टेंजेंट इस डिस्क के प्लेन में है। समझ गए? क्लियर हुआ? लेट मी जस्ट चेक कि अपना आंसर परफेक्ट है। 1.5625, यस। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आई थिंक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट ही होगा। अ बिग डम्बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर. Two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod. Now calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. अब बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे CGS में दिए हुए हैं, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कन्वर्ट करना भी है तो आप लास्ट में कन्वर्ट कर देना SI यूनिट में, लेकिन उससे पहले कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे अगर सपोज करो एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हो तो आप उससे काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि a big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 ग्राम। तो एक डंबल बना रहा है, तो डंबल में क्या कर रहे हैं, पहले तो रॉड यूज कर रहे हैं और उसके बाद दो स्फीयर्स लगा दे रहे हैं, एक स्फीयर यहाँ पे और दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, और एक एग्जैक्टली सेम स्फीयर यहाँ पे लगा दे रहे हैं। इस रॉड का जो लेंथ है, इस रॉड का लेंथ L दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो L का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ, यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि सबके सब CGS यूनिट में देखे रखा हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर ही रहने दो। उसके बाद टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ मास 50 ग्राम एंड, अच्छा इसका भी मास दिया हुआ होना चाहिए। इसका मास मैं कैपिटल M ले लेता हूँ, जो रॉड का मास है उसका हम कैपिटल M ले लेते हैं, और वो दिया इन्होंने 60 ग्राम, 60 ग्राम, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं रॉड का मास है। इन दोनों का मास हम लोग स्मॉल m ले लेते हैं, और दोनों का मास सेम है, और ये बोला गया है टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ मास 50 ग्राम, तो वो 60 ग्राम था ना, 60 ग्राम और 50 ग्राम, ठीक है 50 ग्राम है, दोनों का मास 50 ग्राम है। और इन दोनों का जो रेडियस है, मान लो ये जो रेडियस होगा r, यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा r, दोनों का रेडियस भी सेम होगा, एंड दैट रेडियस विल बी इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ईच आर एट द टू एंड्स ऑफ द रॉड, दो एंड्स पे है रॉड के। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इस पूरे डंबल के परपेंडिकुलर या लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा हो, ये लेंथ L आप समझ जाओगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, हाँ, इस सेंटर से जो आपका एक्सिस पास हो रहा है, सेंटर से, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। सेंटर से पास हो रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। अब देखो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का तो हमें पता है ml²/12 होता है, एंड से पास होगा तो ml²/3, सेंटर से पास होगा तो ml²/12, तो रॉड का मुझे मिल जाएगा। अब मुझे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखोगे तो एक्सिस स्फीयर के बाहर है, स्फीयर से जो एक्सिस पास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, सॉलिड स्फीयर है, 2/5mr² होता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि उससे बाहर है। तो यहाँ पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना होगा। कैसे करते हैं देखते हैं। पहले तो भाई रॉड की बात कर लेते हैं। रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग I1 मान लेते हैं, और स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम I2 मान लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I2, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, दोनों इस एक्सिस से सेम दूरी पे है, दोनों स्फीयर एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा। तो टोटल 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, I1 रॉड का प्लस I2 और प्लस I2, तीनों को ऐड कर देंगे,
तो पहले रॉड की बात कर लेते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1 होगा, और वो होता है आपका mL²/12। इसको कैलकुलेट ही कर लो, वैसे भी हमको ऐड करना है। m का वैल्यू क्या है बताओ, 60 है। l का वैल्यू कितना है, 20 है। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा, तो आपको I1 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, एंड I1 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, 2000, तो ये आपका 2000 आ जाएगा, 2000 kg/m²। रॉड का आ गया, ठीक है। चेक कर लो यहाँ पे, kg/m² नहीं आएगा, सॉरी, ग्राम सेंटीमीटर² आएगा, क्योंकि तुमने सब CGS यूनिट यूज किया है ना, तो ग्राम सेंटीमीटर² आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 4 ज़ा 20, 20 20, हाँ, उसके बाद 2 0 और, ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद हम स्फीयर की बात कर लेते हैं। एक स्फीयर का निकाल लो, उसी को 2 बार ऐड करना है, तो कैसे करोगे आप। अब देखो, स्फीयर के इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और मैं क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है तो इसे हम IC लिख सकते हैं, और इस IC का वैल्यू हम जानते हैं, इट इज 2/5 mr²। स्फीयर के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, अगर वो सॉलिड स्फीयर है तो। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसका, तो आप क्या करोगे, क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये h है। अब ये h किसके इक्वल होगा बताओ, एक तो यहाँ पे r आपको दिख रहा है, और ये पूरे लेंथ का आधा है, मतलब L/2 है। तो आपका पूरा जो h है वो क्या हो जाएगा बताओ, h विल बी इक्वल टू, एक तो आपका r, उसके बाद L/2, r प्लस L/2। तो इस h को कैलकुलेट ही कर लो। r का वैल्यू क्या है बताओ, r का वैल्यू 10 है, और L/2 कितना हो जाएगा, 20/2, दैट इज इक्वल टू h विल बी इक्वल टू, तो ये 10 + 10 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आप यूज करो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपका स्फीयर के लिए हमने I2 मान के रखा था, वो होगा I2, दैट विल बी इक्वल टू IC + mh², IC + mh², यही था ना। अच्छा, IC का वैल्यू हमें पता है 2/5 mr² होगा, 2/5 mr² प्लस यहाँ पे mh² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको I2 भी मिल जाएगा, उसको 2 बार ऐड कर देना, तो I2 विल बी इक्वल टू 2/5 mr², तो 2/5 m। नाउ सी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर का मास हमने स्मॉल m लेके रखा हुआ है। स्फीयर का मास, ध्यान देना, यहाँ पे स्फीयर का मास भी है और हमने रॉड का मास भी ले रखा है ना। इस बार हमें स्फीयर का मास चाहिए। स्फीयर का मास कितना है, 50 ग्राम है, तो हम यहाँ पे 50 लेंगे, और उसका रेडियस कितना है, रेडियस, इसका रेडियस 10 है, तो इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस mh², अगेन 50 लेंगे, और h का वैल्यू भी आई थिंक 10 ही आया था हमारा, नहीं 20 आया था क्या, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। अब यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 2000 होगा ना, देख लो यार, 2 हाँ 2000, और प्लस यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, और नहीं सॉरी 50 मल्टीप्लाइड बाय 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, तो ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस 5 4 ज़ा 20, उसके ऊपर 3 0 आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा, तो ये 22,000 हो जाएगा, 22,000 ग्राम, क्योंकि हम CGS यूनिट में हैं, तो CGS यूनिट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया I2 भी मिल गया, मतलब स्फीयर का भी मिल गया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगा, एक तो I1 रॉड का, प्लस I2 और प्लस I2, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस 2I2, दैट इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या आया था, रॉड का क्या आया था, 2000 प्लस 2I2, 2 इंटू 22,000,
तो ये 44,000 हो जाएगा, प्लस 2 46,000 हो जाएगा, 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब सही कि ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट है, राइट। यहाँ पे ग्राम सिर्फ लिखा हुआ है, इट हैज टू बी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है या केजी मीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट में, और सीजीएस यूनिट में आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसे आप चाहे तो केजी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ग्राम को आपने लिख दिया केजी में 10⁻³ kg, और सेंटीमीटर को आपने अगर मीटर में कन्वर्ट करना है आपको तो 10⁻² मीटर आप डालोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी छोड़ दो, इसमें सारे सीजीएस में दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर भी एक्सपेक्टेड होगा सीजीएस में ही, काम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है, अ स्फेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 rpm and in the course of time 48.8% of its water leaks out. With what frequency will the remaining balloon revolve now? Neglect all non-conservative forces. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्फेरिकल बलून है, लेट्स से कि इसका स्टार्टिंग में रेडियस आर है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसका रेडियस आर है, ठीक है, वाटर बलून है यहाँ पे, इसका रेडियस आर है, R1 मान के चलते हैं। धीरे धीरे इसमें से जो वाटर है वो लीक हो रहा है, ठीक है। अगर वाटर लीक हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि फाइनल सिचुएशन क्या होगा, इसका बलून छोटा हो जाएगा, रेडियस भी छोटा हो जाएगा, फाइनल रेडियस मान के चलते हैं इसका R2 है, और इसका मास भी कम हो जाएगा। पहले का मास हम m1 मान के चले, दूसरे का मास अगर m2 मान के चले। पहले केस में ये अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम सेंट्रल एक्सिस ही लेंगे, इसके अबाउट रिवॉल्व हो रहा है वो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मास ज्यादा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 मान के चलते हैं। सेकेंड केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली बात है कि कम हो जाएगा, क्योंकि आपका मास कम हो चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो चुका है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है तो हमने देखा था L = I ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर I बदलेगा तो उस पूरे प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा भी चेंज होगा। तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी I चेंज होने की वजह से। अब ये ω2 एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। स्टार्टिंग का जो एंगुलर वेलोसिटी आपको देके रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आप मतलब समझ लो आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि सेकेंड केस में ये किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा। तो अगर मुझे ω2 मिल जाता है तो मुझे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा। देखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने जाओगे तो आपको I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए होगा, I1/I2। तो हमें I1/I2 निकालना है। I1/I2 निकालने के लिए अब आपको पता है कि I = क्या होता है, 2/5mr² होता है, 2/5mr²। तो हमें इसका रेशियो चाहिए। तो आप एक काम करो, पहले मास का रेशियो निकाल लो, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये कि दोनों का मास का रेशियो क्या होगा बताओ ना। सी, क्योंकि आपकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, तो आपका प्रोपोर्शनली मास भी रिड्यूस होगा। मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपका वॉल्यूम कम हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में मास कम होगा। अगर आपका 48.8% पानी जा चुका है, ध्यान से देखना, अगर आपका 48.8% पानी जा चुका है तो बचेगा कितना बताओ। बचेगा आपका 100 - 48.8 कर दो, 100 - 48.8, इसका मतलब 52.2% आपका बच जाएगा। 52.2 होगा, 0.2 नहीं, 51.2 हो जाएगा, सॉरी, 51.2% मास जो आपका है, 51.2% मास वो बच जाएगा। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसका मास अगर मैं m1 ले लेता हूँ और इसका मास अगर मैं m2 ले लेता हूँ, तो m1 को मान लो आप 100 और m2 को क्या मानोगे। अब m2 एक्चुअली 48.8% कम हो चुका है, ठीक है। तो अगर सपोज करो 48.8% कम हो गया तो ये ऑब्वियसली बात है कि आपका 51.2% बच जाएगा। तो अगर ये 100% है तो ये आपका 51.2% ही बचा हुआ होगा। ये मास का रेशियो आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका करीबन आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/0.512 आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 0.512 आ जाएगा, m1/m2। और अब यहाँ पे देखो, अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस के केस में क्या होगा बताओ। मास का जो रेशियो होता है, मास को डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखोगे, मैं यहीं पे बता देता हूँ।
डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब। और इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी तो दोनों का सेम रहने वाला है, पाई r2 का क्यूब। तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो m1/m2 इज इक्वल टू m1/m2 इज इक्वल टू r1/r2 का होल क्यूब। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करो, क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट लेने का मतलब है कि पावर को 3 से डिवाइड कर दो। अब इसका पावर 1 है तो m1/m2 का पावर 1/3 हो जाएगा। इसका पावर 3 है तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपको r1/r2 का रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे r1/r2 का रेशियो, तो r1/r2 इज इक्वल टू m1/m2। m1/m2 हमारे पास क्या था, 1/0.512 का पावर 1/3। अब देखो ये वाला पार्ट तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना होगा। अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको r1/r2 का वैल्यू, मुझे भी आंसर याद है यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1.25 आ जाएगा। r1/r2 का वैल्यू 1.25। इसको सॉल्व करोगे लॉग टेबल से, लॉग टेबल स्पेशल वीडियो में आएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। r1/r2 आ गया, हमें चाहिए क्या था बताओ यहाँ पे। अब ये m1/m2 का रेशियो आ गया, r1/r2 का इस तरीके से आपको ये 1.25 मिल गया। अब एक काम करो, अब हम इसको मैं हटा देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ चलते हैं। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में जब आपका वाटर लीक हो रहा था, ये घूम रहा था, तो बाहर से तो कोई टॉर्क लगा नहीं है, बाहर से किसी ने इसको डिस्टर्ब किया नहीं है। अगर टॉर्क नहीं लगा है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, L इनिशियल विल बी इक्वल टू L फाइनल। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, I ओमेगा। तो स्टार्टिंग में आपका I1 है और एंगुलर वेलोसिटी ω1, सेकेंड केस में I2 इंटू ω2। I1/I2 यहाँ पे लिख सकते हो। I1 का वैल्यू क्या होगा बताओ, क्योंकि एक स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सॉलिड स्फीयर मान के चल सकते हो इसको, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है, तो हॉलो स्फीयर तो होगा नहीं, इट हैज टू बी ए सॉलिड स्फीयर। और वो होता है 2/5 m1r1² इंटू ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू n1, दैट इज इक्वल टू 2/5 m2r2² इंटू ω2 क्या हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू n2। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि 2/5 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और हमें n2 चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो हमें m1/m2 का रेशियो पता है, और दूसरा हमें r1/r2 का भी रेशियो पता है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें n2 चाहिए, तो बताओ क्या होगा, n2 विल बी इक्वल टू, m2 को यहाँ ले आओ तो m1/m2 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय वहां से r2 भी ले आओ तो r1/r2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यस, m1/m2 इंटू r1/r2 का स्क्वायर हो जाएगा। बचा कुछ यहाँ पे नहीं बचा है, चलो आगे बढ़ते हैं। m1/m2 का वैल्यू क्या है, m1/m2 का वैल्यू 1/0.512 है, तो 1/0.512 मल्टीप्लाइड बाय r1/r2 का वैल्यू क्या है 1.25 है, तो ये आपका 1.25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा क्योंकि ये लॉग से ही सॉल्व होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1.25 जस्ट अ सेकेंड, 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 0.512 दैट विल गिव यू 3.05। अच्छा 3.05 यहाँ पे आरपीएस लिखा हुआ है, इट हैज टू बी आरपीएम, क्योंकि आपको आंसर आरपीएम में देके रखा हुआ है। नहीं एक सेकंड, यहाँ पे n1 भी है ना, गड़बड़ हो गया, रुको, n1 भूल गए हम लोग, सॉरी n1 भूल चुके हैं। हाँ अब ठीक है, आरपीएम में आंसर आएगा, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 3.05 n1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर मैं n1 का वैल्यू डालूंगा तो मुझे n2 का वैल्यू मिल जाएगा, वही मुझे चाहिए था, मुझे इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए था ना n2। तो बताओ n1 का वैल्यू क्या है, n1 का वैल्यू 60 आरपीएम है,
तो अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूं, मैं N2 इज इक्वल टू 3.05 N1 है। तो पहले N1 देख लेते हैं। N1 आपका 60 आरपीएम है, पर आरपीएम को अगर आप आरपीएस में कन्वर्ट करते हो, आरपीएस मतलब हर्ट्स होता है, हमें ऐसा यूनिट चाहिए, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये आरपीएस में कन्वर्ट हो गया। आरपीएस बोलो या हर्ट्स बोलो एक ही बात है। तो ये 1 आरपीएस हो जाएगा या 1 हर्ट्स हो जाएगा। यही वैल्यू उठा के ऊपर डालोगे तो आपको N2 मिल जाएगा, और N2 का वैल्यू 3.05 इंटू 1 आरपीएस दैट इज इक्वल टू 3.05 आरपीएस मिल जाएगा आपको। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। इसे आरपीएस भी लिख सकते हो, और आरपीएस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं। समझ गए? 3.05 हर्ट्ज ये आपकी सेकेंड फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जो छोटा वाला आपका बलून बचा हुआ है जिसमें से वाटर निकल रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी 3.05 आरपीएस या फिर 3.05 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, ये क्या लिखा हुआ भाई, सॉरी, ये सॉल्व कर रहा था एक्चुअली कुछ टाइम पहले, चेक कर रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था बच्चों। मैंने बुक में देखा तो मैंने सॉल्व किया, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है। टेक्स्ट बुक में शायद इसे गलत, मेरे हिसाब से तो गलत सॉल्व करके रखा हुआ है, और ये आंसर 50 वाट आपके टेक्स्ट बुक में आ रहा है, लेकिन शायद नहीं है ये मेरे हिसाब से तो गलत सॉल्व किया हुआ है। सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसमें एक्चुअली सॉल्व करते समय फ्रीक्वेंसी को गलत कन्वर्ट कर दिया है। 60 आरपीएम 1 हर्ट्स होता है, उनका शायद उन्होंने 2 हर्ट्स ले लिया है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन क्या होगा। अ सीलिंग फैन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर। सीलिंग फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg मीटर स्क्वायर। अटेन्स इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 आरपीएम। 60 आरपीएम का वो फ्रीक्वेंसी अटेन करता है, मतलब इसका आप मान के चल सकते हो कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपकी 0 है, तो NO का वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगा। फाइनली वो जो अपना फ्रीक्वेंसी अटेन करता है, ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है, वो 60 आरपीएम है। अगेन आरपीएम टू हर्ट्स अगर आपको जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर्ट्स में आ गए हम लोग, दैट इज इक्वल टू 1 हर्ट्स। तो ये 1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, टेक्स्ट बुक में इसी को 2 हर्ट्स लिख दिया है, पता नहीं क्यों, वहां कन्वर्जन में गड़बड़ किया हुआ है। अगर मान लो आपको फाइनल फ्रीक्वेंसी पता है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी पता चल जाएगा फॉर्मूला से, 2 पाई n दैट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब देखो आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और इसके लिए टाइम कितना लगा है, इन 2 पाई सेकेंड्स। टोटल 2 पाई सेकेंड्स में ये काम हुआ है, आपके पास टाइम है। ठीक है, पूछा क्या गया है, कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग। पावर रेटिंग मतलब पावर पूछा गया है। अब देखो पावर का 2 फॉर्मूला था, एक तो वर्क डन अपॉन टाइम था, दूसरा आपका टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अगर मैं फाइनल कंसिडर करूं तो ये 2 पाई है, तो हम 2 पाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। तो इस चीज के लिए हमें आई तो चलो मिल जाएगा, यहाँ पे सीलिंग फैन का आई देके रखा हुआ है, अल्फा हमको निकालना पड़ेगा अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला यूज कर लो, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा आपका, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन जो भी टाइम लगा है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है बताओ, 2 पाई है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, देख सकते हो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और टाइम जो है वो 2 पाई सेकेंड लगा हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया, दिस इज योर अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लो पावर का, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क आ जाएगा आई अल्फा इंटू ओमेगा, और आई का वैल्यू देके रखा है यहाँ पे 2, अल्फा हम लोग ने अभी अभी ढूंढा है दैट इज 1, और ओमेगा का वैल्यू अगर आप देखोगे तो ओमेगा का फाइनल वैल्यू जो है 2 पाई है, तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई। अब ये 4 इंटू अगर आप 3.14 करते हो तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 12.56 होगा, देख लेना, 14 4 से 56, 4 4 से 16, 4 1 से 4 5 या 12.56। और आपको पता है कि भाई इसका यूनिट जो होता है पावर का वो वैट होता है।
तो ये आंसर आना चाहिए 12.56 फैक्ट। टेक्स्ट बुक में 50 निकाल के रखा हुआ है, गड़बड़ कहाँ पे किया था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके हिसाब से आगे सारे स्टेप्स गलत हो गए थे। सॉल्व एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में गलत सॉल्व किया हुआ है तो आप एग्जाम में भी वही सेम चीज छापोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सही करेक्ट करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही आंसर निकाल के रखें। पावर इज 12.56 वाट, समझ गए। देखो अगेन फ्लाईव्हील आया, फ्लाईव्हील आया इसका मतलब आप समझते हो कि ये एक डिस्क होगा। फ्लाईव्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्दन पॉट्स सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम। तो एक फ्लाईव्हील जो एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उनके पास एक बड़ा सा चक्का होता है, तो वो डिस्क के फॉर्म में होता है, उसी को फ्लाईव्हील बोल रहा है। तो अगर जब मिट्टी का बर्तन बनाना होता है तो उसको जोर से घुमाते हैं ऐसे वो, ठीक है। तो कितना जोर से घुमाया, उसको फ्रीक्वेंसी दे दी 100 आरपीएम की। तो 100 आरपीएम की फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे, इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है N1 वो है 100 आरपीएम। आरपीएम से आप अगर हर्ट्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये हर्ट्स में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 5 2 3, इसका मतलब 5/3 हर्ट्स, सॉरी 2 3 2 5, हाँ। तो ये आपका देखो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है इसका मतलब आपको एंगुलर वेलोसिटी पता है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2πn होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2π 5/3 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक काम करो रहने दो, क्योंकि एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, तो शायद यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। देखते हैं आगे, अगर करना रहेगा तो हम कर देंगे। सॉरी, ओमेगा निकालने की जरूरत शायद नहीं पड़ती है, आगे रहेगा तो हम देख लेंगे। तो ये स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी हो गई। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, ये दे के रखा हुआ है कि ये डिस्क के फॉर्म में है, जिसका मास 10 kg है, मास 10 kg है। रेडियस भी दिया होगा, डिस्क है तो, एंड रेडियस 0.4, तो रेडियस आपका 0.4 मीटर होगा। A lump of clay to be taken equivalent to a particle of mass 1.6 kg falls on it and adheres to it at a certain distance x if the wheel now rotates at 80 rpm. क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। If the now wheel rotates at 80 rpm, एक सेकंड रुको यार, क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। कैलकुलेट x if the wheel now rotates at 80 rpm। अच्छा, कैलकुलेट x होगा, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट एक्स आता है, कैलकुलेट एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम। तो हमें एक्स ढूंढना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि ये आपका घूम रहा है डिस्क इस तरीके से, ठीक है, और इसका रेडियस आर है। एक एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्टिकल जैसा एक क्ले आता है, और क्ले वहां पे जाके चिपक जाता है, ऊपर से गिरता है, इस पे चिपक जाता है। अगर ये चिपक जाएगा और ये डिस्क अगर घूम रहा है तो ये भी एक्स वाले सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, है ना। अब उसके बाद इसके चिपकने की वजह से क्या होता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, और एंगुलर वेलोसिटी कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो जो नई फ्रीक्वेंसी है जिससे घूम रहा है वो उन्होंने बोला है कि 80 आरपीएम है। कहाँ गया, इसे भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करते हैं, क्योंकि वैसे भी उसमें सब कुछ आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करो, सीधा सेकंड जो है फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, कितना है भाई, 80 आरपीएम। सेकंड केस में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 80 आरपीएम। कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, इस केस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसका रीजन ये है कि दोनों तरफ की चीजें होंगी, और आप कन्वर्ट करोगे भी तो कन्वर्जन फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है। बताता हूँ आपको मैं कि क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी है। मास फिर से मैं लिख देता हूँ, मास कितना दिया हुआ है 10 kg, और रेडियस आपका 0.4 kg देकर रखा हुआ है। देखो अगर आपको क्लियर नहीं है कि कब कन्वर्ट करना है कब नहीं करना है, तो आप कन्वर्ट कर दो, आप सेफ रहोगे। दोनों को हर्ट्स में कन्वर्ट कर दो 60 से डिवाइड करके, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको। अब इस प्रोसेस में देखो दो चीजें टकरा रही हैं। जब भी दो चीजें टकराए, राइट, और यहाँ पे अगर बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इस पूरे सिस्टम को बाहर से किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है, इसका मतलब आपका मोमेंटम कंजर्व होगा। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का सेम होगा। तो L इनिशियल विल बी इक्वल टू L फाइनल। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था,
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम जो था वो सिर्फ इस डिस्क का था, जो फ्लाई व्हील है उसका एंगुलर मोमेंटम I1 डिस्क का था, तो I1 इंटू ओमेगा वन इसका एंगुलर वेलोसिटी मान के चलते हैं, और फाइनल एंगल पूरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम I2 इंटू ओमेगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो I1 का वैल्यू क्या होगा बताओ? I1 सिर्फ डिस्क का होगा, स्टार्टिंग में तो सिर्फ डिस्क रोटेट कर रहा था ना, तो I1 का वैल्यू क्या होगा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr² इंटू ओमेगा 1। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू n1 इज इक्वल टू, अब अगले केस में क्या होगा? I2। अब I2 के केस में क्या हो जाएगा? पूरा सिस्टम आ जाएगा आपका, एक तो डिस्क भी आ जाएगा और प्लस आपका यहाँ पे जो क्ले है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्ले का मास मैं स्मॉल m मान के चलता हूँ, और आई थिंक ये स्मॉल m मास भी देके रखा हुआ है 1.6 kg, स्मॉल m का मास 1.6 kg दिया हुआ है। तो सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लेंगे? एक तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हाफ mr² और प्लस इस क्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, क्योंकि क्ले एक सिंगल पार्टिकल है, तो सिंगल पार्टिकल का एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3², यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो अगर सिंगल पार्टिकल है तो सीधा mr² हो जाएगा, m इंटू r मतलब एक्सिस से डिस्टेंस, इसका एक्सिस से डिस्टेंस x है तो x² हो जाएगा। ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया फाइनल I2, और ओमेगा 2 इसका मतलब 2 पाई इंटू n2 हो जाएगा, समझे? तो हमें देखो ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे आपका 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n1 n2 बचेगा, और फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड करते दोनों को, तो यहाँ 60 से डिवाइड करते, यहाँ 60 से डिवाइड करते, तो 60 वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता। जब दोनों तरफ इस तरह से डिवीजन में हो तो आपका जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया। कन्वर्ट कर भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे भी बाद में वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और उसके बाद वैल्यूज रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, और मास कितना है इसका? m 10 kg है, 10, रेडियस कितना है बताओ? 0.4 है, तो 0.4 का स्क्वायर कर दो इंटू n1 का वैल्यू कितना है? 100 है, 100 कर दो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 1.6 है इसका मास, इंटू x² हमको ढूंढना है, और n2 का वैल्यू 80 है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल, और 0.4 का स्क्वायर क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 0.16 इंटू 100 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी गया। तो बचा क्या यहाँ पे बताओ? 1 बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.4 का स्क्वायर अगर करोगे तो 0.16 हो जाएगा, 0.16 इंटू 10 1.6 डिवाइडेड बाई 2 0.8 हो जाएगा, तो ये 0.8 प्लस 1.6 x² हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1.6 x² इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, और 1.6 इंटू x² विल बी इक्वल टू 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको x² का वैल्यू 0.2 अपॉन 1.6 मिलेगा, तो x² विल बी इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, 1/8, सो x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √8। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको 0.35 आ जाएगा, लॉग से आप निकाल सकते हो, नहीं तो लॉग से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो 1/2 आ जाएगा, और आप सॉल्व कर लोगे तो 0.35 आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना आपका 0.35 मीटर, समझ गया? दैट इज योर आंसर। एक्स ढूंढना था हमको, मिल गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन एन इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 अलोंग इट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसी को आपको बस ध्यान से देखना है कि एक ऐसा इंक्लाइन है दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, मतलब अगर आप 5 ऊपर जाओगे इस इंक्लाइन पे तो आपकी हाइट 3 से बढ़ जाएगी, 5 ऊपर जाओगे तो 3 से बढ़ जाएगी। मान लेते इसका जो एंगल है वो थीटा है, समझ रहे हो ना? अगर 5 से ऊपर जाओगे इस इंक्लाइन पे तो हाइट 3 से बढ़ जाएगी, दैट राइजेस 3 इन एवरी 5 अलोंग इट, इसका ये मतलब बनता है।
तो अब यहाँ पे एक्चुअली इस तरह का इंक्लाइन है, इंक्लाइंड प्लेन है, एक्चुअली ये इंक्लाइंड प्लेन पूरा ऐसे है और ये आपका एंगल थीटा है। तो मान लो ये 5 यहाँ तक ही है, आपका 5 यहाँ तक है, तो ये हाइट आपकी 3 हो जाएगी, समझ में? मतलब इन दोनों को आप यूज कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है, बस ये एक इसका छोटा सा हिस्सा है इंक्लाइंड प्लेन का। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया और ऑब्जेक्ट रेस्ट से, और ऑब्जेक्ट याद रखना रोल कर रहा है, तो ये रोलिंग का क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर। तो मान लो ये इस डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है और नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी हो गई है, नीचे आ रहे हैं, या फिर s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी √10 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा बोलो। और जहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने s, वो 5/3 मीटर है। चलो यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, What can be the possible shape of the object? अच्छा, ऑब्जेक्ट का शेप पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमको पता है इंक्लाइंड प्लेन का जो वेलोसिटी है उसका हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था, फॉर्मूला डिराइव किया था, v = √2gh अपॉन 1 + k²/r²। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था, जो हमने थियरी कर रहे थे हम लोग। तो डायरेक्ट ये वेलोसिटी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन लोगों ने s दे के रखा हुआ है, s दे के रखा हुआ है, तो आप एक काम करो, हम एक्सेलरेशन का यूज करेंगे, s रहने दो। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। देखो अगर हमें k²/r² का वैल्यू मिल जाए तब तो काम खत्म हो जाएगा। इफ यू नो व्हाट इज k²/r², तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो s हमें पता है, हमें v पता है, u यहाँ पे है, एक्सेलरेशन अगर मुझे मिल जाता है, एक्सेलरेशन भी वैसे पता चल जाएगा। तो यार इसमें वेलोसिटी की जरूरत क्या पड़ेगी? वेलोसिटी जो उन्होंने √10 मीटर पर सेकेंड देके रखा हुआ है, शायद इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन तो नहीं पता है ना हम लोग को, बराबर एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो एक काम करो, इक्वेशन यूज करोगे, v² = u² + 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इन्होंने देख के रखा हुआ है, √10 का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, +2 × एक्सेलरेशन, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इंटू s का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5/3 दिया हुआ है, तो ये आपका 5/3 आ जाएगा। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन के बाद आपको k²/r² का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 = 10/3 × a, और यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम 1 इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 3 = g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। इन्होंने बोला है कि नहीं बोला है? नहीं बोला है तो भी 10 ले लेते हैं। 10 मुझे लगता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में दे के रखा हुआ है। तो g का वैल्यू आप लोगे 10 sin थीटा। sin थीटा क्या होगा बताओ? sin थीटा यहाँ पे आप निकाल लो, sin थीटा ऑपोजिट अपॉन इस ट्राइंगल में आ सकते हो। देखो ये एक्चुअली इसी का छोटा हिस्सा है। तो sin थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन, यहाँ लिख देते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो sin थीटा का वैल्यू 3/5 हो जाएगा। तो आप sin थीटा यूज करोगे तो 3/5 डिवाइडेड बाय 1 + k²/r², ठीक है। 1 + k², अब 3 और 3 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, 1 + k²/r² यहाँ आ जाएगा, तो 1 + k²/r² विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10/5 हो जाएगा, 10 / 5 विच इज नथिंग बट 2, तो 1 + k²/r² आपका आता है 2, तो k²/r² आपका आ जाएगा 1, 2 - 1 1। नाउ सी, हमको पता है कि आपका जो k²/r² का वैल्यू होता है वही आपका n का वैल्यू हम मान के चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि k²/r² का वैल्यू n होगा, और ये क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होता है। जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मेट n mr² है, तो जो mr² के साथ n लगा होगा वही k²/r² का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे n का वैल्यू 1 मिला है, तो इस हिसाब से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? mr² हो जाएगा। और mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो दो चीजों का होता है, या तो रिंग का होगा या तो हॉलो सिलेंडर का होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है
या तो रिंग हो सकता है या फिर हॉलो सिलेंडर हो सकता है। हॉलो सिलेंडर और रिंग दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, तो रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर जो कि देके रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो कुछ एमसीक्यूज है आपके टेक्स्ट बुक में देके रखा हुआ था, तो एमसीक्यूज में जो न्यूमेरिकल्स देके रखा है उसको आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो एक्चुअली जो भी टेक्स्ट बुक है जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ वहाँ भगा सकते हैं न्यूमेरिकल को, या जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा पूछ सकते हैं बड़े न्यूमेरिकल में से। तो अगर आप अच्छे से करते हो सब तो आएगा तो टेक्स्ट बुक सही कहीं ना कहीं से। आपको बस ये क्वेश्चंस मैंने सेग्रीगेट करके दिया हुआ है, इसे करो अच्छे से। अब देखो क्या है, a particle of mass 1 kg tied to a long string is whirled to perform vertical circular motion। यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे अंडर ग्रेविटी मिनिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5 मीटर पर सेकेंड, और डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। और यहाँ पे अब मास देखो देके रखा हुआ है आपका 1 kg। तो पहली बात तो ये कि एक काम करते पहले बी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम टेंशन। देखो मैक्सिमम टेंशन आपको यहाँ पे मिलेगा और मिनिमम टेंशन आपको यहाँ पे मिलेगा। टेंशन ये T मैक्सिमम होगा, इसको T1 ले लेते हैं, और ये T2 ले लेते हैं यहाँ पे इस केस में। तो मैक्सिमम टेंशन आपको नीचे मिलता है और मिनिमम टेंशन आपको सबसे ऊपर मिलता है। और ये टॉप और बॉटम के टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा हर केस में 6 mg ही होगा, ये फिक्स है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये 60 न्यूटन हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट है भाई आपका, मतलब जो बी स्टेटमेंट है वो बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ए स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि मिनिमम स्पीड इन्होंने देख के रखा हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम स्पीड आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएगा। तो आप एक काम करो, कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज कर लो, टोटल एनर्जी एट ए और ये बी। तो अगर हम देखेंगे ए को चेक करने के लिए, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब टोटल एनर्जी एट ए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट ए, क्या होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर होगा, हाफ एम, और यहाँ पे जो स्पीड होगा हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा एम जी। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इसका लेकिन रेडियस देके रखा है क्या यार, रेडियस तो पता होना चाहिए। लेट मी सी द क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन है कि गड़बड़ करके रखा हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, टाइड टू नहीं टाइड टू 1.2 मीटर लॉन्ग, हाँ वही तो बोलो यार, टाइड टू 1.2 मीटर लॉन्ग, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वही आपका रेडियस हो जाएगा। देखो स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा L, यही इसका क्या हो जाएगा रेडियस। तो एक्चुअली में रेडियस आपका 1.2 दिया हुआ है, वही तो मैं बोलूँ रेडियस के बिना काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। स्ट्रिंग का लेंथ ही उसका रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। चलिए ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो यहां से अगर मैं हाइट कैलकुलेट करूं पॉइंट ए का तो ये हाइट 2r हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, दैट इज mg इंटू 2r, ए का हाइट 2r हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलेंगे क्योंकि हम यहाँ का हाइट 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। नाउ सी, हमको पता है कि सर्कुलर मोशन के टाइम पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के टाइम पे सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है वो मतलब नीचे बॉटम में होता है, सबसे कम स्पीड जो होता है वो टॉप पे होता है। इन्होंने आपको क्या देके रखा हुआ है, मिनिमम स्पीड दिया हुआ है, राइट, मिनिमम स्पीड यानी कि टॉप का स्पीड है, ये जो आपका स्पीड है वो VA है और हमें VB ढूंढना है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, हाफ, देखो MM कैंसिल हो जाएगा, हाफ VA देके रखा हुआ है कितना 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस G का वैल्यू आप 10 ले लो 2G, R का वैल्यू 1.2 इज इक्वल टू 1/2 VB स्क्वायर, और हमें VB स्क्वायर चाहिए। तो आप एक काम करो, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 25 प्लस
इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 40 इंटू 40 इंटू 1.2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 25 प्लस 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, तो ये 48 हो जाएगा इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को 8 ऐड करोगे तो 8 5 13, 4 2 6 1 7, तो बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है वी बी स्क्वायर। और हमें वी बी का वैल्यू कितना बोला है, 5√5 बोला है, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5, तो अंदर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 25/125। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। मैं एक बार देख लूँ कि सब वैल्यूज तो सही है ना, 5, हाँ ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका यहाँ पे हाफ mva², मतलब इस पॉइंट पे va² होगा तो 25 हो जाएगा, हाँ ये तो ठीक है। और mg इंटू 2r, तो m तो यहाँ पे है नहीं, g का वैल्यू 2 इंटू r का वैल्यू क्या कितना दिया हुआ है, 1.2 दिया हुआ है, 1.2 है, यस 1.2 है, इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 हो जाएगा, प्लस 40 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 इज इक्वल टू आपका वी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 73 आ रहा है, और 73 का स्क्वायर रूट जो है, अगर आप वी बी के वैल्यू बात करें तो हम लोग √73 आ जाएगा। 73 आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट 75 के आसपास अगर मैं मान के चलता हूँ, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 75 के आसपास, तो भी ये आपका 5√3 आ रहा है, ना कि 5√5। तो मेरे हिसाब से इसमें सी इन्होंने चूज करके रखा हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 5√5 हमारा मैक्सिमम स्पीड नहीं आ रहा है, हमारा मैक्सिमम स्पीड 5√3 आ रहा है। अगर मैं ऑलमोस्ट 75 एज्यूम करता हूं तो सो ओनली द स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ओनली द स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन अ सर्टेन यूनिट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इज, यूनिफॉर्म डिस्क है अबाउट इट्स एक्सिस, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आपको देके रखा हुआ है के का वैल्यू √2.5, ठीक है। फिर क्या पूछे, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अच्छा, अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, टेंजेंट इन इट्स प्लेन बोला गया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस के अबाउट, डिस्क है ना यूनिफॉर्म डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इस एक्सिस के अबाउट वो होता है हाफ mr², तो आपको यहाँ से mr² का वैल्यू मिल जाएगा। अब हाफ mr² होता है, और हमें पता है k का वैल्यू जो होता है, इसको हम लोग k1 ले लेते हैं, वो क्या होगा, इसको i1 ले लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो k का वैल्यू क्या होता है, √i/m होता है, सो दैट इज इक्वल टू k का वैल्यू आप डाल दो √2.5, और i का वैल्यू हाफ mr² अपॉन m, तो m और m हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ बचेगा 2.5 और यहाँ बचेगा हाफ r², हाफ r², तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5r², r का वैल्यू √5 हो जाएगा। पहले तो ये फिक्स कर लो। अब हमें चाहिए क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मतलब टेंजेंट और वो भी प्लेन में चाहिए, तो मतलब ये आपका डिस्क है और ये टेंजेंट है इसके प्लेन में। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। इस प्लेन के अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, तो पहले तो भाई इस प्लेन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ढूंढना होगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन भी मिल जाएगा। अब देखो ये प्लेन है, और अगर मैं एक एक्सिस यहाँ से पास करूँ तो ये अबाउट डायमीटर हो जाएगा, और अबाउट डायमीटर आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए mr²/4 होता है। इसी आईडी को तुम IC लिख सकते हो, mr²/4। IC मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि, एक सेकेंड, mr²/4, और इसी को मैं IC लिख दे रहा हूं। IC इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहां से अगर तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको I2 मिल जाएगा। I2 विल बी इक्वल टू IC, जो कि डायमीटर के अबाउट है, प्लस mh²। IC का वैल्यू क्या है, mr²/4 है, प्लस m, देखो h का वैल्यू r के इक्वल है, रेडियस ही हुआ ना ये, तो आपका ये हो जाएगा 5mr²/4, ये आपका I2 आ गया। बस r का वैल्यू आपको पता ही है, 5 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा √5, तो आपको I2 का वैल्यू मिल जाएगा
5m√5 का स्क्वायर भी 5 ही होगा, तो ये 25/4m हो जाएगा I2। इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया इस एक्सिस के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। अब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन K2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √I2/m। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 25/4 m हो जाएगा। m तो है ही पहले से, तो m और m कैंसल, 25/4 m डाल दो, m कैंसल, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, इसका 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 मीटर इज योर आंसर। ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था पर ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो बच्चों पॉसिबली लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में ही है, देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें क्या बोला है, थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2 सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, दैट इज mr²। और यहाँ पे देखो mr² के साथ 1 लगा हुआ है, तो मतलब k²/r² का वैल्यू जो है वो n दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये फिक्स मैंने पहले ही कर दिया। अब देखो रोलिंग का क्वेश्चन है ना, रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग एट एनी इंस्टेंट द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा रेशियो में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको k²/r² लेना है, ये लास्ट में लिख के दिया था। ट्रांसलेशनल के लिए 1 लेना है और टोटल के लिए 1 + k²/r² लेना है। और आपको k²/r² का वैल्यू पता होना चाहिए। k²/r² का वैल्यू कैसे पता चलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखो, mr² के साथ जो भी नंबर रहेगा वही आपका k²/r² का वैल्यू हो जाएगा। जैसे डिस्क के लिए k²/r² ढूंढना है तो क्या होगा बताओ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 1/2 mr² होता है, तो इसके लिए k²/r² का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, समझे। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके साथ जो नंबर लगा रहेगा mr² के साथ वही k²/r² का वैल्यू हो जाएगा। अब बस डाल दो, वैल्यू डाल दो ना, k²/r² का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1:1:1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1:1:2 दैट इज योर आंसर। 1:1:2 ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है फर्स्ट चैप्टर का खत्म।